बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और आज की सबसे पहली खबर आपके सामने नैब से रिलेटेड रखते हैं। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर साहब जो ज़ाहिर है एक फ़ौजी जनरल हैं और उन्हें नैब का हेड बनाया हुआ है। और नैब जब से बना है, हमारे पाकिस्तान के जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो नैब के थ्रू सिविलियन लीडरान और सियासतदानों को स्कूल करते हैं, उन्हें राह रास्त पर लाते हैं। और राह रास्त वही है जो हमारे जर्नल्स समझते हैं, बाकी जमहूर को तो वो स्टूपिड समझते हैं। और एमएफ हमें बता भी चुका है कि हाल ही में जो इलेक्शन हुए थे 2024 8 फरवरी को, उसमें जमहूर ने जो पाकिस्तान की आवाम ने फैसला किया वो एमएफ के मुताबिक आर्मी चीफ और दूसरे जनरल्स समझते हैं कि वो स्टूपिड फैसला था, उसको वो नहीं मानते, आवाम को स्टूपिड समझते हैं। इसी तरह से इस नैब से भी, इस नैब को आप ड्राई क्लीनिंग मशीन समझें। इसके अंदर जिसको धोना होता है उसको डाल दिया जाता है और जिसको गंदा कहना होता है उसको भी इसमें से निकाल के कहा जाता है कि नहीं, इसको धोने की कोशिश की लेकिन ये बहुत गंदा है। तो अब मरियम नवाज शरीफ साहबा के खिलाफ एक नैब का केस था, चौधरी शुगर मिल के अंदर करप्शन का बहुत बड़ा रेफरेंस था, ये बहुत मेजर करप्शन का ये उनके खिलाफ केस था। अब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर साहब जो हैं चेयरमैन नैब, उन्होंने फैसला किया कि इस केस को हमने वापस लेना है। तो हाई कोर्ट के जो जजेस थे, जस्टिस रफ़ीक साहब हैं गालिबन, उनके रूबरू जो है वो नैब के प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो हाज़िर हुए। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहबा जो हैं वो क्योंकि बहुत ही उजली हैं, उजली का मतलब ये कि बिल्कुल करप्ट नहीं है, बिल्कुल साफ शफाफ है। और अगर जज साहब ने पूछा होगा तो वो कहें, मेरा ख्याल है कि नैब के प्रोसिक्यूटर्स ने उन्हें बताया होगा आंख मार के, बिल्कुल वैसे ही जैसे डीजी आईएसपीआर साहब ने अब्सा कोमल साहबा को एक सवाल पूछने पर आंख मारी थी। इसी तरह से नैब के प्रोसिक्यूटर ने उन्हें आंख मार के कहा होगा कि सर जनरल साहब के अहकामात हैं। उसके बाद जज साहब की क्या मजाल बेचारों की, उन्होंने फौरी तौर पर दस्तखत करके कलम ही तोड़ दी होगी। क्योंकि जब जनरल कह दें कि ये बिल्कुल साफ शफाफ है मोहतरमा, इनके ऊपर करप्शन के कोई इल्ज़ामात नहीं है, तो फिर और कौन होता है उनके ऊपर अब इल्ज़ामात साबित करने में। लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर साहब जो हैं वो आपके सामने खुद से तो ये फैसला कर नहीं सकते, जाहिर है उन्हें आसिम मुनीर साहब ने ये कहा होगा। पते की बात इसमें यह है कि शादी पे गए हफ्ते वाले दिन और पीर वाले दिन ये फैसला हो गया है। अब पता नहीं ये तय वहाँ हुआ था शादी पर, उनको वहाँ पर याद करवाया किसी ने कि अभी वो रेफरेंस रहता है उसको ख़त्म करवा दीजिए, या ये फील्डिंग पहले की लगी हुई थी लेकिन आप इसे मुकाफ़ात अमल कहिए या आप इसे हालात की सितम ज़रीफ़ी कहिए कि एक दिन वो जाते हैं वलीमे पर और अगले दिन ये एक मेजर केस जो मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ करप्शन का चौधरी शुगर मिल के अंदर रेफरेंस था उनके खिलाफ, उसको नैब वापस ले लेती है और मरियम साहबा इसमें से मुकम्मल तौर पर बाइज़्ज़त जो हैं वो बरी हो जाती हैं, बरियो ज़ुमा हो जाती हैं और अब वो नए तरीके से नई गेम डालने के लिए तैयार होंगी। ये तो आपको याद ही होगा कि अब नैब के अंदर इस तरह की अमेंडमेंट्स की हुई हैं कि अगर आप 50 करोड़ से 1 रुपया भी नीचे की करप्शन करते हैं किसी एक केस के अंदर, तो फिर नैब आपको नहीं पकड़ सकता। नैब सिर्फ पकड़ेगा अगर 50 करोड़ से ऊपर की करप्शन है। इसलिए अब वो करप्शन ही 50 करोड़ से नीचे की करेंगे। जो भी केस बनेगा वो इस तरीके से करप्शन करेंगे कि 50 करोड़ से नीचे का बने, पर ऊपर भी बन जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, जर्नल्स के साथ आप एक एनआरओ साइन कर लें, उनके आप बूट पॉलिश कर दें, बदले में जो आपको चाहिए वो आपको दे देंगे। ये ख़ानदान जो भी दोनों ख़ानदान बैठे हैं वो नस्ल दर नस्ल ये करते भी आए हैं, एक्सपर्ट भी हैं। जब फंस जाते हैं दबा कर खाते हैं और जब फंस जाते हैं तो एनआरओ कर लेते हैं। दूसरी तरफ जर्नल्स को भी बताया कि हमने एक्सटेंशन लेनी होती है, वो इनको खाने देते हैं बल्कि फैसिलिटेट करते हैं। अब तो ऐसी ऐसी दास्तानें आ रही हैं कि जो इंस्टीट्यूशन के लोग हैं, मिलिट्री के जो लोग हैं, स्पेशली जो इंटेलिजेंस एजेंसीज आईएसआई और एमआई के लोग हैं, वो जिस तरीके से पैसा खा रहे हैं सियासतदान भी शर्मा जाए। अगली खबर आपके सामने रखते हैं। अगली खबर कराची से है, वहाँ का अब अपडेट दे दें आपको। जो गुल प्लाज़ा के अंदर हुआ है वहाँ आपको ये तो पता ही है कि आग लगी, वो प्लाज़ा जो है वो अब आग से झुलस कर मुनहदम हो गया, गिर गया उसका एक बड़ा हिस्सा। और कराची ने शाहिदी है, पहले भी देखी तबाही, लेकिन इस तरह की तबाही, इस तरह की मैं यही कहूँगा कि बेरहमी जो वहाँ पर सब कुछ हुआ वो शायद ही पहले कराची ने देखी हो। लेकिन अब वहाँ की सूरत हाल ये है कि 33 घंटे गुजरने के बाद आखिर जाकर आग बुझाई गई है। अब जाहिर है वो क्योंकि आग दहकती रही है, अभी भी वहाँ आग होगी या गर्मी होगी, तो अब अभी तक किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, अभी कूलिंग का प्रोसेस चल रहा है। जाँ बहक अफराद जिनकी लाशें गालिबन मिली हैं वो 14 हो गए हैं, लेकिन यहाँ जहन में रखिए कि 65 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो अभी तक लापता हैं।
तो 65 और 14 अगर आप इकट्ठा करें तो तकरीबन ये 80 के करीब नंबर बनता है, 79 के करीब। और अभी हतमी नंबर्स ये नहीं हैं। वहाँ पर एक बाप रोता हुआ आया कि मेरी बेटी डॉक्टर है, वो प्रेग्नेंट भी है, वो गुल प्लाजे में फंस गई है, कुछ ख़रीदने गई थी, वो रात को मुझे कॉलिंग कर रही थी कि बाबा मुझे यहाँ से निकालो, और अभी तक गालिबन उनको उनकी बेटी नहीं मिली। प्लाज़ा तो गिर चुका या आग जो कुछ जलना था वहाँ पर जल चुका। इससे सूरत हाल का आप अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं। गुल प्लाज़ा में लापता 70 के करीब अफराद के अहले खाना प्लाज़ा के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद जाकर अपने प्यारों को देखें, अगर वो उनकी लाशें निकाल सकें। ज़ाहिर ज़िंदा तो नहीं होंगे, इतने घंटे जितनी आग वहाँ रही है। हालात कशीदा हैं, अफसोस का मुकाम है। साने को तीसरा दिन है, ना अभी तक मुकम्मल, ये आग बुझने से ज़रा पहले की ये खबर थी, ना मुकम्मल तौर पर आग बुझी थी और सारे लोग ना ही उनकी बॉडीज़ मिल सकी थी। कराची के जो बड़े प्लाज़ाज़ हैं वो सारे बहुत ही बड़े रिस्क के ऊपर हैं। आगे दुनिया का इदारिया है कि गुज़िश्ता साल शहर कराची में 2500 से ज़ायद 2500 से ज़ायद छोटे बड़े आतिशज़दगी के वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें 26 अफराद जाँ बहक और 150 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। बड़े तजारती मराकज़ और कमर्शल इमारतें बार बार इन हादसात का शिकार हो चुकी, मगर इसके बावजूद बिल्डिंग बायलॉज जो हैं, फायर ऑडिट और कमर्शल इमारतों के NOC के इजरा में हिफाजती जाँच पड़ताल को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। यही वो असल मसाइल हैं जिनका फौरी तदारक नागुज़ीर है। हुकूमत को चाहिए कि वो इस वाक़े को एक वार्निंग के तौर पर लें और तमाम कमर्शल इमारतों का असर नौ सेफ्टी ऑडिट यकीनी बनाया जाए। ये एक नई मुसीबत पड़ जाएगी। होना तो चाहिए सेफ्टी ऑडिट, लेकिन आप सेफ्टी ऑडिट के नाम पर रिश्वत लेंगे और सेफ्टी ऑडिट करेंगे नहीं, सिर्फ पैसे लेकर फिर निकल जाएंगे। एक पैसा लेने का ये जो क्राइसिस है ना, ये जो लोगों की जानें गई हैं, जो दूसरी कौमें होती हैं उनमें तो कुछ बेहतर होगा ना, इसके बाद सीखेंगे वो। हमारे यहाँ इसके बाद एक सर्कुलर निकलेगा, ऑर्डर्स निकलेंगे, फायर डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो हर जगह पहुँच जाएंगे, हर प्लाज़ों को सील करने की धमकियाँ देंगे और फिर से लोगों से रिश्वत लेंगे, फिर उन्हें जाली NOCs दे देंगे, फिटनेस सर्टिफिकेट दे देंगे उन बिल्डिंग्स को, और वो बिल्डिंग्स ऐसे ही काम करेंगी। मतलब ये जो लाशें जली हैं ये अब बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स को घूस खाने, मतलब रिश्वत खाने का एक और मौका फराहम करेंगी। अच्छा, यहाँ पर जो गवर्नेंस है सिंध गवर्नमेंट की वो भी खुलकर सामने आई। जैसे हमने पहले कहा, मेरे पास एक इसके अंदर आइडिया है, क्योंकि DG ISPR कस्में खा रहे थे सिंध गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसकी, तो मेरे ख्याल में एक तो उनको ला के फायर ब्रिगेड के साथ खड़ा करना चाहिए था। नहीं, ऐसा ना सोचिए कि मैं उनके लिए कोई गलत सज़ा तजवीज़ कर रहा था, नहीं, हमारे लिए बड़े मुहतरम है, लेकिन उन्हें कहना चाहिए था कि वो खुद ये पानी फेंकें इस बिल्डिंग के ऊपर। पाइप उनके हाथ में या जो भी स्नार्कल्स हैं जो भी है वो उनके हाथ में देनी चाहिए थी, वो गन पानी वाली, दूसरी गन तो उनके हाथ में रहती है, लेकिन पानी वाली गन उनके हाथ में देनी चाहिए थी और उन्हें कहना चाहिए था कि आपकी सज़ा है कि आपने इस करप्ट गवर्नमेंट की गवर्नेंस की आप कस्में खाते थे सिर्फ KPK के ऊपर तबर्रा करने के लिए, तो आप अब खुद पानी फेंकें यहाँ पर। उन्हें को 12 घंटे वहाँ उनसे ये रज़ाकाराना तौर पर काम करवाना चाहिए था, ताकि उन्हें याद रहता कि ये वहाँ की गवर्नेंस है। आगे चलते हैं, अगली खबर एक और एम्बैरसिंग खबर है पाकिस्तान के लिए। सविता प्रकाश जर्नलिस्ट हैं, एक कमेंटेटर हैं, इंडिया से काफ़ी बोल्ड, ये अपनी बोल्ड पोजीशंस लेती हैं, उसी वजह से ये फेमस या इनफेमस हैं, जो भी आपने उन्हें कहना है। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ के ग्रैंड सन की शादी हुई है और उनकी जो बहू है उन्होंने तरुण तहलियानी का लिबास पहना है, इंडियन ये डिज़ाइनर है, और पाकिस्तान के जो ऑनलाइन जो यूज़र्स हैं, मीन पाकिस्तानी जो ऑनलाइन, मतलब कि ट्विटर पर, अपना इंस्टा पर, फेसबुक पर, मीन जो सोशल मीडिया पर लोग हैं, उनको बहुत बुरा लगा है ये, और वो बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अभी तक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि जो तरुण के वालिद थे, ये जिस डिज़ाइनर के कपड़े पहने हैं मरियम साहबा की बहू ने, तरुण के जो वालिद थे वो कमांडिंग ऑफिसर थे इंडियन नेवल जो फोर्स है उनकी, या नेवल सर्विस है इंडियन नेवी का, वो जहाज़ विक्रांत, मेरा ख्याल एयरक्राफ्ट कैरियर है उनका, ये 1957 में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1957 में ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनना शुरू हुआ था और फिर इसको इंडिया को बेचा गया था। ब्रिटिश रॉयल आर्मी या नेवी जो है वो अपने लिए बना रही थी, फिर इंडिया ने ख़रीद लिया था। 1970 में इसको मज़ीद उन्होंने मॉडर्नाइज़ किया था, इसके ऊपर को 23 के करीब एयरक्राफ्ट जो थे, वो आप गौर कीजिए कि इंडिया के पास उस वक्त से ये सहूलत है कि 23 के करीब एयरक्राफ्ट जो है वो इस विक्रांत शायद इसका नाम है, इंडियन नेवल फोर्सेस का ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है,
इसके ऊपर उतर सकते थे। फिर ये 1970 में ये डिप्लॉय किया गया बे ऑफ बंगाल में। जब जाहिर है बांग्लादेश बना, पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, तो वहाँ पर वो भले वहाँ पर जो मशरक़ी पाकिस्तान है वहाँ पर चट्टागोंग वगैरह में हमले करने के लिए, दूसरी जगहों पर हमले करने के लिए इस एयरक्राफ्ट कैरियर को इस्तेमाल किया गया। समुंदर से फाइटर प्लेन उड़कर हमले करके वापस चले जाते थे। ये भी क्लेम किया जाता है इंडिया की तरफ से कि 75,000 टन पाकिस्तानी शिपिंग जो है, इतने मतलब 75,000 टन के बराबर जो पाकिस्तानी शिप्स थे, बोट्स थी, उनको जो है वो डैमेज किया गया। ये इंडियन क्लेम है। अब इसमें हकीकत ज़ाहिर है पाकिस्तान का वर्जन इसमें डिफरेंट होगा। 10 से 12 बड़े वेसल्स जो थे, जिनमें गन बोट्स भी थी, दूसरी चीज़ें भी थीं, उन सबको डबोया इसने, बम किया। उसके बाद गाजी, जो सबमरीन गाजी थी पाकिस्तान नेवल सर्विसेज की, पाकिस्तान नेवी की गाजी सबमरीन जो भेजी गई थी विक्रांत को टारगेट करने के लिए, उसको भी दिसंबर 4, 1971 वो भी जो है एक इंडियन नेवल फोर्स का, और मेरे ख्याल राजपूत डिकॉय के नाम का एक डिकॉय के तौर पर उसको यूज़ किया गया राजपूत को। उसके ज़रिए हमारी जो ज़ाहिर है ये विक्रांत के ऑपरेशन में ही वो शामिल थी सारी की सारी सूरत हाल, जिसमें हमारी जो एक आबदोज़ थी उसको तबाह कर दिया गया था, डबो दिया गया था दिसंबर 4, 1971 में। और शायद वो हमारे पास उस वक्त उस रीजन में, या शायद पूरी दुनिया में, मतलब सारे पानियों में ही हमारे पास वो शायद अकलौती आबदोज़ थी। अगर अकलौती नहीं थी तो कम अज़ कम बे ऑफ बंगाल में वो अकेली आबदोज़ हमारे पास थी। तो मेजर जो एक्शन है वो ज़ाहिर है बे ऑफ बंगाल के अंदर रहते हुए इन्होंने हमले भी किए और अंदर इंडिया को जंग जीतने में इन्होंने मदद फराहम की। ये वही विक्रांत है। और इसके जो कमांडर थे वो जो तरुण तहलियानी हैं, उनके वालिद थे। और बाद में तरुण के वालिद जो हैं वो इंडियन नेवी के चीफ भी बने। तो अब उनके जो बेटे हैं इंडियन नेवी के चीफ, जिन्होंने विक्रांत के थ्रू पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान के ऊपर वो हमला किया सारा, उनके बेटे के डिज़ाइन किए हुए कपड़े जो हैं वो बाजी मरियम नवाज़ की बहू ने पहने। अब अगर पाकिस्तानी कोई अपने बच्चे का सस्ता इलाज गरीब आदमी करवाने इंडिया जाए तो नहीं जाने देते, प्याज नहीं लाने देते, टमाटर नहीं लाने देते, फितनातुल हिंदुस्तान बताते हैं, हमसे हुब्बुल वतनी जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ जरदारी साहब की भांजी फरियाल तालपुर साहबा की बेटी के बारे में भी यही स्पेकुलेशन है कि उन्होंने भी इंडियन जो मल्होत्रा साहब हैं उनके डिज़ाइन किए हुए ड्रेसेस को पहना। तो अशराफिया जो है उनको, मैं तो इस चीज़ पे बिलीव हूँ कि पीस होना चाहिए दोनों तरफ, मुझे तो कोई मसला नहीं है आप कहाँ के ड्रेसेस पहनते हैं, लेकिन फिर सबके लिए एक ही मामला होना चाहिए। आम शहरियों के लिए भी वही सहूलत होनी चाहिए जो इस अशराफिया के लिए। तो अशराफिया के लिए फितनातुल हिंदुस्तान नहीं है, अशराफिया के लिए बिल्कुल हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान से ये सब कुछ नहीं कर रहा, पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन नहीं है। आम पब्लिक को यही तस्बीह पढ़ाई जाती है और उनसे कुर्बानी मांगी जाती है, और अशराफिया जो हैं वो कपड़े भी उन्हीं के ज़ेब तन करेंगे। हालांकि अगर ये यहाँ से पहन लेते तो इनकी जान ना निकल जाती, ये फिर भी बचे रहते। अगली खबर आपके सामने रखते हैं। राजा परवेज़ अशरफ एडमिट कर रहे हैं कि इमरान खान ने बाजी पलट दी है। राजा परवेज़ अशरफ साहब एक पॉडकास्ट में थे, उनसे पूछा गया कि आपके ख्याल में सियासत में क्या तब्दीली आई। उन्होंने कहा कि याद कीजिए जो पंजाब के अंदर एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले हुकूमत छीन ली गई थी, फिर 20 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ था और वो सारी सीटें ही तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत ली थी, और फिर परवेज़ इलाही साहब वहाँ चीफ मिनिस्टर बने थे, याद कीजिए। अब राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं कि वो 20 लोगों को नून लीग का टिकट दिया गया था, और ये सोचा गया था कि क्योंकि वो तमाम लोग चुन चुन के ऐसे लोग वो उठाए गए थे पूरे पंजाब से जो बहुत तगड़े इलेक्टेबल्स समझे जाते थे, और उन्हीं से रिज़ाइन करवाया गया था ताकि इलेक्शन हो और पीटीआई को एक दफ़ा छठी का दूध याद आ जाए। ज़ाहिर है आईएसआई भी साथ थी, एमआई भी साथ थी। मैं उस वक्त चीफ़ ऑफ स्टाफ था। वो इलेक्शन की कैंपेन किसी दिन दास्तानें सुनाऊंगा कि हमने कितने मुश्किल हालात में, याद कीजिए उसमें हम बारिश के अंदर पहुंचे थे चीचावतनी में, जहां पर डॉक्टर यास्मीन राशिद मड में चलती हुई पानी में उस जलसे में पहुंच रही थी। खान साहब की गाड़ी भी फंस गई थी उसमें गारे के अंदर, और भी बड़ी इंटरेस्टिंग उस दिन की यादें हैं चीचावतनी की, वो किसी दिन आपके सामने रखूँगा। बहरहाल जो भारी इलेक्टेबल से उन सब से रिज़ाइन करवाया गया। राजा परवेज़ अशरफ बताते हैं कि उन सबको नून लीग की टिकटें दी गई, और सोच ये थी कि नून लीग, इन लोगों का अपना वोट भी है हल्के में, इलेक्टेबल्स है, नून का वोट साथ मिलेगा, फिर पीपल्स पार्टी का भी मिलेगा, फिर आईएसआई का इन्फ्लुएंस भी होगा, एमआई का इन्फ्लुएंस भी होगा, और इस सारी मारधाड़ के बाद पीटीआई को हरवा दिया जाएगा। उस वक्त क्योंकि अदलिया आज़ाद थी, ये ज़हन में रखना है आपने कि 9 मई से पहले जो अदलिया थी वो डिफरेंट थी।
बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो आज आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि अदलिया वो काम कर रही थी, लेकिन उस वक्त कर रही थी। क्रिपल्ड थी, लेकिन फिर भी बहुत इफेक्टिव फैसले कर रही थी आज के कंपैरिजन में। 9 मई के बाद तो फिर अदलिया लूट ली गई ना, उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया। लेकिन बहरहाल उस वक्त राजा परवेज अशरफ कह रहे हैं कि 20 की 20 सीटें जो है वो इमरान खान के कैंडिडेट्स ने जीत ली और तारीख बदल गई। और अब आज का वोटर वो नहीं रहा, इलेक्टेबल्स की अब वो गेम नहीं रही, वोटर चेंज हो गया है। अपने मुंह से राजा परवेज अशरफ नाम लिए बगैर मान रहे हैं कि सियासत का बेताज बादशाह इस वक्त एक ही है और उसका नाम इमरान अहमद खान नियाजी है।